नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी एनआरएसटी। वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम ने बहुत बड़ा किया खुलासा। महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान, इतिहासकार, ऐतिहासिक माने जाते हैं राजवाड़े ब्राह्मण थे और भारत में बहुत बड़े इतिहास के ज्ञाता, पंडित और विद्वान माने जाते थे। राजवाड़े ने ये लिख कर रखा है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा की गई है। पेश एक रिपोर्ट। आखिरी 1-2 मिनट आपको बात बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान, इतिहासकार माने जाते हैं राजवाड़े जी। राजवाड़े ब्राह्मण थे और भारत में बहुत बड़े इतिहास के विषय के बहुत बड़े ज्ञाता और पंडित और विद्वान माने जाते थे। उन्होंने ये कहा है, राजवाड़े ने ये लिख कर रखा हुआ है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों द्वारा की गई है। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा की गई है और नाग लोगों का धर्म था समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का। यही काम संतों के द्वारा जो आंदोलन चला, वही आंदोलन था। संतों का आंदोलन भी वही था। और एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर जब पहली बार पंढरपुर गए तो वो मंदिर में गए। मंदिर में जाकर विट्ठल की मूर्ति उन्होंने देखी और देखने के बाद वो बाहर आकर कहे, उन्होंने कहा कि ज्याचा रंग पांढरा आहे असा जो तो पांडुरंग, ऐसा उन्होंने विश्लेषण करके बाहर बताया। अभी मैं संत विषय के और संत आंदोलन के विषय के ज्ञाता पंडित है, उनके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने भी मुझे कहा कि संतों के अभंगों में भी बुद्ध का बार बार उल्लेख आया हुआ है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस बात को ब्राह्मण लोग नहीं बताते, इस बात को ब्राह्मण लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, कुछ और ही बातों को हाईलाइट करते रहते हैं। इसलिए ये बात मैं खास तौर पर बता रहा हूँ कि राजवाड़े जो बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है, उसका कहना है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा की गई और नाग लोगों का धर्म था समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर, चतुसूत्री पर आधारित जो धर्म था वो उसको मानने वाले लोग थे, जिसको बुद्ध ने प्रमोट किया बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये इतिहास हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए और ये इतिहास लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को जो ब्राह्मण नहीं बताना चाहते हैं, वो इतिहास हम लोगों को बताना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहिए, देश के लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये बताने से फिर वास्तविक इतिहास हमारे लोगों के सामने आएगा। बहुत सारा इतिहास जो है अभी भी उन्होंने दबा के रखा, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये इतिहास बताने के बारे में प्रयास करना चाहिए। हमारी कोशिश यही, और इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें हम लोग आपको बताते रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं ये पांडुरंग शब्द का भी उल्लेख, जैसा रंग पांढरा है असा जो तो पांडुरंग, तो बुद्धचा रंग पांढरा होता असं बाबासाहेब आंबेडकर म्हटलेत। आणि ते जे मूळ जे महाराष्ट्र की स्थापना अगर नाग लोगों ने की, तो महाराष्ट्र का जो पंढरपुर है
महाराष्ट्र की स्थापना और महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर, अगर इसको जोड़ करके उसका विश्लेषण करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारा हमारे लोगों का, मूल निवासी बहुजनों के लोगों का इतिहास है। मगर बाद के समय में ब्राह्मणों ने जो बहुत सारा लिटरेचर तैयार किया, और वो लिटरेचर ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया हुआ लिटरेचर है। बहुत सारा लिटरेचर जो है ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया है, और ये जो ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया हुआ लिटरेचर है वो बहुत सारा लिटरेचर का अध्ययन इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए मैंने इनको कहा कि ये आप, अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हुई है, 75 साल से ज़्यादा हुई है, तो ये आपके पास है और आपके पास दृष्टि है, दृष्टिकोण है, तो ये आपके ये इस धरती से जाने के पहले ये आपके लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक विरासत रहेगी जो हमारे लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि आपके पास वो सारे एविडेंसेस है। और इनके पास एविडेंस की एक विशेषता ये है कि अभंग साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी पंडित है। दो तरफ से उनके पास एविडेंस है, संस्कृत के भी है और अभंग साहित्य के भी है, दोनों का इतिहास का इनका अध्ययन है। इसलिए कंक्लूडिंग तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं, और इसलिए कोई ब्राह्मण उनके साथ कोई विवाद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के एविडेंस बताते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों की तरफ से फिर एक बार उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो इतिहास जो है निश्चित रूप से लोगों को ये करे, और पब्लिश करने के लिए कोई दिक्कत है तो फिर मुझे कहा जाए, मैं सारा, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो ये लिखने पब्लिश करने के लिए कुछ लोग डर सकते हैं, तो हमारे पास भेजा जाए, हम लोग जो है वो सारी बातें लोगों के सामने लाने के लिए तैयार है। उसके लिए लाखों रुपया बहुजन समाज का हम विश्वस्त के तौर पर हमारे पास है, हम इन्वेस्ट करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे जो अमेरिका से आए हुए साथी हैं उनको हम लोग अपने भारत मुक्ति मोर्चा का जो 3 दिन का अधिवेशन चलेगा उसके उद्घाटन के लिए उनको हम लोग रखेंगे, ताकि कनाडा से आए हुए साथी हैं उनकी बात हम तीसरे दिन जो है उद्घाटन सत्र में उनकी बात सुनेंगे, जो अमेरिका से आए हुए साथी हैं। धन्यवाद। और पर अधिवेशन के विशेष अतिथि हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद उमरी मदनी हफीजुल्लाह दामद बरकातहुम, जो कि प्रेसिडेंट हैं मरकज दारुल बीर आंध्र प्रदेश से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वर्चुअल रूप में आप इस अधिवेशन में मार्गदर्शन करें। माननीय हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मुल्क वतन अजीज, इसमें आजकल अदम मुसावात, अदम इंसाफ, भाईचारे के खिलाफ बेशुमार तहरीकात उठ रही। इन हालात में अल्लाह का शुक्र और उसका फजल है कि अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसी तहरीक जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को लेकर चल रही है और उन ताकतों का मुकाबला कर रही है, जो ताकतें जुल्म और बेइंसाफी की का झंडा बुलंद किए। और मेरी मुराद वो कौन सी तहरीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तहरीक इंसानियत का पैगाम दे रही है, और इस्लाम इन्हीं तहरीकों की तायीद करता है और उसका साथ देता है, क्योंकि इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत। इंसानियत के लिए हमारे इस मुल्क अजीज के अंदर जितनी भी तहरीकें उठेंगी उन तमाम की तायीद हम करते हैं। मैं ये
मुसलमान होने के नाते इस्लाम का जो विजहत नज़र है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। देखिए, इस्लाम जो कहता है कि सारी इंसानियत एक, सारे इंसान बराबर बराबर है, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर, किसी किस्म की कोई फजीलत नहीं, इसलिए कि सब के सब एक माँ बाप की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ऐ लोगों, यहाँ पर किसी खास मजहब, किसी खास तबके को खिताब नहीं किया गया, पूरी इंसानियत को खिताब करके कहा गया, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें खानदानों में, कबाइल में इसलिए तकसीम किया कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और याद रखो, तुम में का बाइज्जत अल्लाह के पास वही शख्स है जो तुम में ज्यादा तकवा यानी अल्लाह से डरने वाला, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है और खबर। सारी इंसानियत को इस्लाम एक ही रास्ते पर बुला रहा, एक ही पटरी पर बुला रहा है और कहता है कि एक मर्द औरत से पैदा किया, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा खालिक एक है तो तुम्हारा मालिक भी एक है, तो तुम्हारा माबूद भी एक है। इससे बढ़कर मुसावात कुछ हो सकती है? जब आ गया ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, चाहे वो दुनिया का बादशाह, चाहे वो एक आम सा इंसान, दोनों के दोनों एक ही सफ में खड़े होकर उस परवरदिगार आलम के सामने सर झुकाते ही वो सबको पैदा किया। ये है इस्लाम के मुसावात। और इस्लाम दुनिया में जितनी भी कैद बंद हैं उन तमाम से निकाल कर एक परवरदिगार की बंदगी में सबको जोड़ना चाहता है। फरमाया, वयदु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। रबी इब्न आमिर ने दुनिया वालों के साथ की जिंदा मिसाल पेश की। रुस्तम की तरफ से जब उन्हें पूछा गया, बताओ तो सही, अरब के सहरा से किस चीज ने तुम्हें निकाला है? तुम यहां किस काम के लिए आए हो? तो कहा, हम इसलिए आए हैं लिनुखरिजन नासा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। कितना ऊंचा तस्वुर है, देखिए। मिन दीक़ दुनिया इला साअतिल आखिरा, हम बंदों की बंदगी से निकालकर बंदों के परवरदिगार की बंदगी तरफ बुलाने के लिए आए हैं। दुनिया की तंगियों से निकालकर आखिरत की वसअतों की तरफ बुलाने के लिए आए। और इंसाफ के बारे में कहते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला यजरिमनकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। फरमाया, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी पर न उभारे, तुम इंसाफ से काम लो, और यही बात तक़वे के करीब है।
और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल का जायजा लेता है, तुम्हारे आमाल के बारे में पूरी खबर रखता है। मतलब है कि चाहे दोस्ती हो दुश्मनी हो, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे परायों के साथ हो, सबके साथ इंसाफ की दावत दे रहा है। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ हम अलम इंसाफ अलम मुसावात बुलंद करते हैं। जो लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जितने ही, उन तमाम के खिलाफ जुल्म को जायज रखा है। वैसे मौके पर इस प्रोग्राम में जो मुझे एक मेहमान के तौर पर बुलाया गया, मैं पूरे बांसैफ के जितने भी अराकीन हैं, जितने भी ओहदेदार हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके पर दुनिया वालों के सामने इस्लाम के इंसाफ और मुसावात को और भाईचारगी को बताने की दावत दी। और ये माह मुबारक रमजान का महीना भाईचारगी पर बेहतरीन मिसाल है। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहकर इंसान उन लोगों के हालात को अपने दिल पर लेता है जिनको 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं। गरीब गुरबा वो इस दुनिया में कैसे जीते होंगे। इसीलिए ऐसे मौके पर एक मुसलमान का दिल खैर और खैरात के लिए खुल जाता है। जहाँ एक मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, सुबह से शाम तक रोजे रखता है, रात में तरावी पढ़ता है, वहां पर अपने माल और दौलत को पानी की तरह बहाता है, खैर और खैरात करता है। और ये सबसे बड़े मुसावात, सबसे बड़े भाईचारे की दलील है। इससे बढ़कर भाईचारे की दलील क्या हो सकती है। बल्कि इस्लाम के अरकान में से एक को ज़कात करार दिया, तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम। हर तबके के मालदारों से ये माल लिया जाएगा और गरीबों पर उसको लौटाया जाएगा। और इससे बढ़कर भाईचारे और क्या हो सकता है। चुनांचे यहाँ ये माह मुबारक जिसमें आप हजरात ने ये प्रोग्राम रखा, ये हमारे लिए फख्र की बात है। दुनिया वालों के लिए एक नमूना है जो मुसलमान इस माह मुबारक रमजान में पेश करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम इंसानियत को इंसाफ पसंद, मुसावात पसंद, भाईचारगी से मोहब्बत उल्फत रखने वाले अल्लाह ताला बनाए। हादा व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। धन्यवाद मान्यवर हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद मदनी साहब। अगले इस उद्घाटन सत्र में अगले मार्गदर्शक के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर टी चिरंजीविलु जी, जो कि रिटायर्ड IAS है और चेयरमैन है BC इंटेलेक्चुअल फोरम तेलंगाना से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो वर्चुअल रूप में इस अधिवेशन में मार्गदर्शन करें। माननीय टी चिरंजीविलु जी। जय BC, जय भीम। Respected President of this 42nd National Conference, Vaman Meshramji, and respected National Coordinator Prashant Raleji, and other distinguished guests on the dais,
and of the dais. सबको शुभ प्रणाम. My name is Chiranjeevu, retired IAS officer from Telangana. I reside in Hyderabad. After my retirement, I took the cause of other backward classes and founded an organization called BC Intellectuals Forum. Wrote several books on BC's cause and also organizing several agitation movements on BC's cause. I feel privileged to be a chief guest for this function. I am really honored by making me as a chief guest of this function. I thank organizers for giving me this opportunity. So today's topic is enumeration of OBCs in census. So that is OBC caste census. In fact, it is a long pending demand from the OBC communities. Since 1931, after 1931, in this country, no OBC census has been conducted. Till 1931, during the British regime, OBCs and all other caste census were conducted. So today, after independence, there was a huge hue and cry regarding census of OBC communities also. But successive governments deliberately neglected and ignored the demand. Today, a stage has reached where every OBC community is vociferously demanding for caste census. In fact, every political party, before the elections, they state that they are for OBC caste census, but after coming back to the power, they are deliberately and intentionally neglecting it. So today, I will just deliberate on why this OBC caste census is required in this country. In India, census started right from 1881. Britishers, though they are foreigners to this country, they have conducted census of all the castes from 1881 to 1931. After independence in 1951, census was conducted. At that time, the government has taken a decision that they will conduct census of only SC/ST communities. So they have deliberately ignored the census of OBC castes. In fact, there are 4 dimensions from which we can analyze why OBC caste census is required. The first thing is constitutional requirement. In fact, Constitution mandates every citizen equality of opportunities, equal protection of law under Article 14. Under Article 15(4) and 5 and 16(4), it has been given some reservations for OBCs, SC/ST categories in education and employment. Constitution says under Article 340, a OBC commission has to be constituted and it has to enumerate the OBC castes and also recommend what kind of welfare and development measures to be taken for the cause of these OBCs. But unfortunately, after independence, no government has taken any initiative. In fact, Ambedkar also demanded for the constitution of the BC Commission, but Nehru and others ignored it. Ambedkar later resigned in 1951, mentioning not constituting BC Commission as one of the reasons for his resignation. Similarly, in 1955 also he wrote an article that it is a big folly on the part of the government for not
taking up OBC census in this country. Nehru constituted first BC Commission, that is Kaka Kalekar Commission, in 1955. The commission in 1953. Later, that commission submitted report in 1955 without going into merits of that BC Commission report. First BC Commission, Kaka Kalekar Commission report. Nehru simply ignored it and he did not introduce even in the parliament, but he has rejected that report. Congress has never cared for the BCs since then. In 1977 only, when Janata government came to power, they appointed second BC Commission, that is Mandal Commission, in 1978. And that Mandal Commission gave report in 1979. By that time, again, Congress government led by Indira Gandhi came to power. And again, they deliberately kept in cold storage this second BC Commission report. Only in 1990, when VP Singh, upon the pressure of Sharad Pawar and Kanshiram and others, he has agreed for implementation of reservations of 27% only in employment. So, on August 7, 1990, he issued, Cabinet took a decision. Immediately, BJP people and others who have opposed this Mandal Commission report and the introduction of 27% reservation for OBCs in employment, they have withdrew the support for VP Singh and that government was tapped. Later, some people filed a case in Supreme Court, and in famous Indira Sahani case, Supreme Court has upheld the Mandal Commission report. So here, why I am narrating all these incidents? Because no government has cared for the OBCs welfare and development. So, in fact, this census is required for the administrative convenience itself. If you want to take a decision, you should have some evidence. So, evidence-based policy administration, decision making, we require OBC caste enumeration and all caste enumeration also. Even within the OBCs, all castes are not equal. There are most backward castes within the OBCs also. As Rohini Commission pointed out that 984 castes in this country so far have not been taken any employment in the government of India. So the 27% reservation is being cornered by very few castes. So unless you have data of most backward class, you cannot divide OBCs into most backward classes. So even for that administrative convenience also, we require this OBC data. So that's the reason why all the associations are demanding for OBC caste census. Even the BJP government in 2010, they demanded in the parliament that in 2011 census, caste census shall be done. Congress agreed for it, again taken back, and they did socio-economic caste census, which is full of mistakes and faults, and later it has not been used for any purpose so far. In 2018 also, the then Home Minister Rajnath Singh also stated in Lok Sabha that they are for caste census and they are ready to conduct caste census in 2021 census. But 2021, because of COVID, it has not been conducted. Recently, Government of India agreed to conduct caste census in 2027 census. In 2026, they have issued one order on January 21st stating that in household census, they have issued 33 columns.
in column number 12 pro forma, again they have omitted OBCs. Yes. So it seems that Government of India is not interested in conducting OBC caste census in full true and spirit. They want to subvert this operation one or other excuse. So that is the reason Government of India led by BJP, they are trying to how to dilute the caste census. They are not understanding even for the administrative convenience, this data is very much required. Similarly, constitutional mandate is there. Under Article 14, 15, 16, 340, the development of SCs, STs and OBCs needs to be taken up on top tier. Unless you know who are the who, what are their conditions, what kind of developmental and welfare programs we have to take it up. You cannot take up programs just in a true scientific way. Even today's statistics, Mandal Commission has estimated, basing on 1931 census, that BC population is only 52%. So now it requires immediate conducting of all caste census in this country. Anyhow, India is a caste-based society, it is a reality. In every field, caste plays a vital role in this country. But upper caste, reasons best known to them, they want to block this census, they oppose it, they put all kind of hurdles, and they don't want OBC's actual numbers to be published. Government of India is already conducting census of SC, STs, but for OBCs only they have strong objections. Because if OBCs knows what is their number, what are their conditions, they may tomorrow oppose their political domination. So that is the reason they are opposing it. But in fact, for the 4 reasons, this OBC caste census is required. I have already said, for this administrative convenience, for decision making it is required. Accountability and transparency also, it is required. Similarly, for constitutional mandate, to satisfy constitutional provisions also it is required. Third is for legal purposes. Every time when any state or center enhances reservations or introduces reservations, courts question that where is the data of OBCs. So they want quantifiable and contemporaneous data. But because of lack of this census, governments are not able to satisfy the courts on this ground. So several courts have dismissed the introduction of reservations, government orders, simply on this ground only because there is no empirical data, no quantifiable data, no contemporaneous data. So for that it is required. Even Mandal Commission and first BC Commission, Kaka Kalekar also recommended for caste census. Several court judgments also did it. But governments are not interested in doing this. The 4th reason is in the interest of the nation also. See, this nation actually is not just a geographical entity. The people here have a lot of history and culture. The institutions, social institutions in this country have been evolved over centuries. So caste is the biggest obstacle for the development of the OBCs in this country. Even today it is the biggest obstacle. So it requires immediately a enumeration and solutions for their problem. If OBCs issues are not addressed, since they constitute nearly 55%, 56% of this country's population, then country will not become a egalitarian country. And even today,
lot of economic disparities, social disparities are there. OBC's presence in political, economic, social fields are so very, very meager. So if there is kind of inequalities exists and social justice is not done to these people, country unity will be always in danger. So that is the reason, in the interest of the country, unity and integrity, and also consolidation of the democratic process in this country, we require OBC caste census. But rulers are some are other pretexts. They are always trying to meddle with the system. Hence, we strongly demand for the OBC caste census in 2027, and basing on that, policies have to be modified. In fact, there is no ceiling of 50% in the Constitution in Article 15.5 or 16.4. But courts have introduced it. Same courts, they have breached the 50% ceiling in case of EWS reservations. The same courts have struck down EWS reservation in Indira Sahani case in 1992. Again, they have upheld in 2022 in Janahita versus Union of India. They have again breached the 50% ceiling for the welfare of the votees. In this country, 90% of the legislation is being done only for the interest of the upper caste communities. If caste has to be abolished in this country, and people have to live as per the constitutional provisions, it requires immediate OBC caste census and introduction of new policies and for the new caste census data. Without data, you cannot take up any kind of policy decisions. Even if you take, they are only half-cooked, only half-baked. Hence, I strongly feel that this conference recommend to the Government of India for taking up OBC in all sincerity in coming census. Then only this country will flourish and it will become a strong nation in the world. Thank you for giving me this opportunity. I thank one and all once again for giving me this opportunity. Thank you. धन्यवाद मान्यवर चिरंजीवी जी, जो कि रिटायर्ड IAS एवं चेयरमैन थे BC इंटेलेक्चुअल फोरम तेलंगाना से। साथियों, ये जो हम लोग यहाँ से वर्चुअल रूप में अधिवेशन को संपन्न कर रहे हैं, यही अधिवेशन 2025 के दिसंबर माह में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कटक उड़ीसा में संपन्न होने वाला था, लेकिन RSS और उड़ीसा की बीजेपी सरकार द्वारा ऐन समय पर अधिवेशन को शुरू करने के पहले ही गैर कानूनी तरीके से इस अधिवेशन की परमिशन को जबरन रद्द कर दिया गया और अधिवेशन ना हो, इसके लिए सारा प्रयास RSS और बीजेपी के द्वारा किया गया। माननीय मेश्राम साहब के नेतृत्व में इसके विरोध में रणनीति तय की गई और मेश्राम साहब ने घोषित कर दिया कि RSS और बीजेपी हमारे इस अधिवेशन को रोकना चाहते हैं तो इसका पुरजोर के साथ ब्राह्मणों के घर में जाकर, मतलब वहाँ RSS के घर में जाकर वहाँ नागपुर में ही इसका विरोध किया जाएगा। और मेश्राम साहब ने घोषित कर दिया गया कि ये अधिवेशन रोकने के विरोध में RSS के मुख्यालय पर नागपुर पर रैली निकाली जाएगी और पूरी ताकत के साथ देश भर के कार्यकर्ताओं को इस काम पर लगाया गया। और हम लोगों ने देखा कि 22 तारीख को जन सैलाब जो है वो नागपुर में देखने को मिला। पूरा नागपुर जो है वो मूल निवासी बहुजनों के लोगों के द्वारा बड़ी ताकत के साथ वहाँ पर इकट्ठा हो गए और रैली की गई। ये रैली जैसे
इस ब्राह्मणों के बामसेप के एवं भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन को, जो कि ये ओबीसी के जनगणना के लिए समर्पित था, इसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके विरोध में ये रैली बहुत ही सफल बनाई गई, जिसमें ईवीएम के मुद्दे को भी उठाया गया, जिसमें ओबीसी की जनगणना के बात को भी उठाया गया, जिसमें यूजीसी ने जो रूलिंग बनाया था उसको रोकने के लिए जो प्रयास किया गया, उसका विरोध करने के लिए भी ये रैली की गई थी। तो ये रैली सफल बनाने के लिए दुश्मनों का जो एजेंडा था, उस एजेंडे को मुंहतोड़ जवाब 22 तारीख को मेश्राम साहब के द्वारा दिया गया। इसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से माननीय और मेश्राम साहब का यहाँ पर माला पहनाकर ये सम्मान करना चाहते हैं हम सब मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से। और इसका नेतृत्व भी साथ ही साथ में माननीय चौधरी विकास पटेल साहब ने भी किया, उनका भी यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं पूना के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और माननीय मेश्राम साहब का और माननीय चौधरी विकास पटेल साहब का यहाँ पर सम्मान करें पूरी मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से, कि दुश्मनों के साथ ताकत से भिड़ने के लिए जो हिम्मत और जिगर चाहिए, वो जिगर और नेतृत्व आपने साबित किया। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज की ओर से ये सम्मान माननीय और मेश्राम साहब का एवं इसके लिए नेतृत्व करने वाले चौधरी विकास पटेल साहब का सम्मान कर रहे हैं। माननीय और मेश्राम साहब का जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत मुक्ती मोर्चाचा विजय असो, भारत मुक्ती मोर्चाचा विजय असो। माननीय चौधरी विकास पटेल साहब का भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो इस सम्मान को स्वीकारे। माननीय चौधरी विकास पटेल साहब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाचा विजय असो, राष्ट्रीय ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चाचा विजय असो। विकास चौधरी पटेल सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पटेल सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वीवी जाधव साहब यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आकर विराजमान हो जाए। साथियों, मैं माननीय और मेश्राम साहब से अनुरोध करता हूँ कि इस उद्घाटन सत्र का समापनीय मार्गदर्शन करें माननीय मेश्राम साहब। साथियों, 5 दिन का ऑनलाइन राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं, उसका उद्घाटन सत्र है। लगभग उद्घाटन सत्र समाप्त होने को आ रहा है। आखिरी 1-2 मिनट आपको बात बताना चाहता हूँ